हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपल मशीन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिंपल मशीन पढ़ रहे थे और सिंपल मशीन में हम लोग मशीन का डिफिनीशन पढ़े थे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे और फिर पढ़े थे टर्म यूज इन अ मशीन। तो आज हम लोग उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टर्म यूज इन अ मशीन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म आता है मशीन में। तो यहां से पढ़ेंगे टर्म used in simple machine ओके। आपको प्रीवियस लेक्चर में ही पता है ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो खूब मन लगा के लेक्चर को सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे और बार बार रिपीट करके लेक्चर को सुनिए। ठीक है, बस आप लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं, कॉपी सामने रखिएगा। आपको गारंटी देता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद होगा इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़े थे लोड के बारे में, है ना। का डेफिनेशन वहां पर बताए थे कि किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसको हम लोग लोड कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़े थे एफर्ट के बारे में। कहता है कि अगर किसी बॉडी पर या सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसको लोड कहते हैं और उस लोड को कैरी जो फोर्स करता है दैट इज कॉल्ड एफर्ट। एफर्ट कैसा हो गया? तो एक तरह का इंटरनल फोर्स हो गया। लोड कैसा हो गया? तो एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो लोड को थामने के लिए बॉडी या सिस्टम जो फोर्स लगाता है, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा मैकेनिकल एडवांटेज। तो याद होगा हम लोग तीसरा जब पढ़ रहे थे मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन होता क्या? तो आपको पता होगा या हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पर आप लोड डाल रहे हैं तो बॉडी भी क्या कर रहा है? उस लोड को रेसिस्ट कर रहा है, उस लोड को कैरी कर रहा है, उस लोड को थाम रहा है। तो एक ही समय में दोनों लग रहा है, लोड भी लग रहा है और एफर्ट भी लग रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप पहले समझिए कि मान लीजिए मेरे बॉडी के ऊपर हम सर पर एक बड़ा सा लोड ले लिए। ठीक है, तो मेरा बॉडी क्या करेगा? अंदर से एक ताकत लगाएगा उस लोड को थामने के लिए। तो आप मेरे मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हो कि रोशन सर का मैकेनिकल एडवांटेज कितना है। क्लियर है? तो वहां से आपको क्या बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द एफर्ट। सीधा भाषा में याद रखना है, लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। यहां से लोड W हो गया और एफर्ट कितना हो गया? P हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? V डॉट R से करते हैं। क्लियर है? तो वेलोसिटी रेशियो होता क्या है? तो देखिए डिफिनेशन से पता चल रहा है, रेशियो इसका मतलब दो टर्म का डिवीजन है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड as the ratio between velocity of effort to the velocity of लोड। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, देखिए याद रखने का तरीका क्या करना होगा? टेक्निकल एडवांटेज में लोड बाय एफर्ट होगा, पर जब हम वेलोसिटी रेशियो का बात करेंगे तो जस्ट उल्टा कर देंगे, एफर्ट ऊपर में रहेगा, लोड नीचे रहेगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ऊपर रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लोड नीचे रहेगा। ठीक है, अब इस डिफिनेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब आप बचपन में पढ़े थे कि वेलोसिटी बराबर होता है
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सब लोग जानते हैं। हम किसी मशीन पर एफर्ट लगा रहे हैं, हम जो ताकत लगाते हैं उसको एफर्ट कहते हैं, और मशीन पर या किसी बॉडी पर जो फोर्स एक्स्ट्रा लगता है उसको लोड कहते हैं, और लोड को एफ से भागा दे देते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है। तो एक एग्जांपल से आप पहले समझिए कि मेरे पास एक स्क्रू जैक है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। स्क्रू जैक कहने का मतलब होता है ऐसा मशीन जो कोई हेवी लोड को लिफ्ट करता हो, ऐसे मशीन को स्क्रू जैक कहते हैं। तो स्क्रू जैक का काम जनरली कहां देखने को आपको मिलता है, तो आप देखते होंगे आपके ऑटोमोबाइल में ये रहता है, आपके कार में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, ये सब में स्क्रू जैक रहता है, जो क्या करता है, गाड़ी को लिफ्ट करने में मदद करता है। जब हमको टायर, अगर किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो उसको चेंज करने में मदद करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ऑटोमोबाइल, उस गाड़ी के नीचे स्क्रू जैक लगा देते हैं और इस लीवर पर हम यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं। जैसे ही हम एफर्ट लगाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगता है, और इस पर जो लोड रहता है, ये W, ये जो लोड रहता है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तो लीवर आपका ऐसे रोटेट करेगा और लोड क्या होगा, ऐसे ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। तो याद रखना है कि जब एक चक्कर ये मार रहा है, ठीक है, तो ये एक चक्कर मार रहा है तो ये लोड क्या कर रहा है, ऊपर की ओर इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप यहां से कह सकते हैं, देखिए तो डिफिनीशन में, कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ एफर्ट। इसको अच्छे से हम लिखते हैं ऊपर, जहां को देखने में आसानी होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये जो टर्म है ये ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। कौन कौन सा, तो एक तो मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा वेलोसिटी रेशियो। तो इसको बड़ा अच्छे से आप समझेंगे। तो यहां से हम लोग चलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। तो हम यहां पर कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, मतलब एफर्ट का क्या स्पीड है। तो यहां से जनरल फॉर्मूला डाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय टेक एफर्ट, ठीक है। तो हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ एफर्ट। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी ऑफ लोड निकालना चाहेंगे, वेलोसिटी ऑफ लोड मान लीजिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय लोड, और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं डी लोड डिवाइडेड बाय टाइम लोड। अब देखिए यहां पर आपके पास तो वेलोसिटी रेशियो का डिफिनेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन, तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो, देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट की जगह आप ये लिख दो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ एफर्ट, और नीचे में क्या लिख दोगे, वेलोसिटी ऑफ लोड की जगह डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ लोड। और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इस सिस्टम में टाइम आपका सेम रहेगा, जब तक आप एफर्ट लगाएंगे तो ये लोड जो है उतने समय तक ऊपर लिफ्ट होते रहेगा। इसका मतलब अगर 2 सेकंड तक आप उस पर काम कर रहे हैं तो वो 2 सेकंड तक काम करेगा। तो अगर हम यहां पर कहें कि टाइम ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू टाइम ऑफ लोड, मतलब जितना आप एफर्ट जितने समय तक लगाएंगे उतने देर तक लोड का भी मूवमेंट होगा ऊपर नीचे। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट कहने का मतलब है कि हो सकता है ये एक चक्कर मारे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना दूर हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही चीज को शो करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर क्या नाम है, क्लोज सिस्टम बना रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 कर देंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट उसके डिस्टेंस, तो मशीन में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इतना दूर कवर कर रहा है, पर ये जो लोड है ये यहां से यहां तक शिफ्ट कर रहा है, तो ये इतना दूर कवर कर रहा है, इतना दूर, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा पर समय क्या होगा, सेम होगा। तो अगर समय सेम है तो हम इसको कह सकते हैं ये कट गए,
तो फाइनल मेरे पास रिलेशन क्या आया? तो फाइनल रिलेशन आया वेलोसिटी रेशियो का। क्या रिलेशन आ गया? तो वेलोसिटी रेशियो का रिलेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो यहां से एक नया डिफिनीशन आ गया कि इट इज defined as the ratio between displacement of effort to the displacement of load। तो आपको ये डिफिनीशन ज्यादा याद रखना है क्योंकि सारा न्यूमेरिकल्स इसी पर बनेगा। क्लियर हो रहा होगा? तो यहां पर आपको एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि इसका यूनिट क्या होगा। तो अब हम लोग इसकी किसमें चर्चा करेंगे? तो यूनिट के बारे में। तो देखिए यहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, एमएम होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड का यूनिट मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, एमएम होगा। तो दोनों ऊपर नीचे यूनिट क्या है? सेम है। तो कट गया तो क्या हो गया? इट हैज नो यूनिट। याद रखना है कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, एकदम घोट जाइएगा इसको। ठीक है? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? लोड पढ़ लिए, एफर्ट पढ़ लिए, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ लिए, फिर क्या पढ़ लिए? वेलोसिटी रेशियो पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट ऑफ ए मशीन क्या। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। और ये जितना सारा चीज आपको बता रहे हैं, बार बार आप इसको सुनते रहिए। हम पूरा आपको गारंटी देते हैं कि आपका मशीन का हर एक पार्ट क्लियर हो जाएगा और हर एक ऑब्जेक्टिव बस वीडियो लेक्चर से ही क्लियर हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ नंबर, जिसको कहेंगे इनपुट ऑफ ए मशीन। इनपुट ऑफ ए मशीन। ठीक है, तो देखिए इनपुट ऑफ ए मशीन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि द वर्क डन ऑन ए machine, the work done on a machine by the effort is called input of a machine। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इनपुट का मतलब होता है देना और आउटपुट का मतलब होता है लेना। तो अगर एफर्ट के द्वारा आप कोई काम कर रहे हो तो उसको इनपुट कहेंगे। तो देखिए डिफिनेशन कितना क्लियर हो रहा है कि द वर्क डन ऑन ए मशीन। अगर किसी चीज पर आप काम करेंगे तो ऑन कहेगा, और अगर कोई चीज आपको काम करके दे रहा तो बाई कहेगा। क्लियर है? तो द वर्क डन ऑन ए मशीन, अगर मशीन पर हम कोई काम कर रहे हैं बाय द एफर्ट, अपने द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे? इनपुट ऑफ ए मशीन। तो यहां पर इनपुट ऑफ ए मशीन का मतलब हो गया वर्क डन। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं? द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोल रहा है? इनपुट ऑफ ए मशीन क्या हो सकता है? तो हम लोग क्या है, मशीन के जगह फोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो मशीन के जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? तो मशीन में हम लोग फोर्स के जगह जो इंटरनल फोर्स है उसको वहां पर क्या लिख रहे हैं? एफर्ट लिख रहे हैं। तो लिख देंगे एफर्ट। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट के जगह क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाय एफर्ट, या यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय द एफर्ट। तो ये आपको क्या निकल गया? इनपुट निकल गया, या इसी को कहेंगे वर्क डन या वर्क इनपुट। तो यहां पर हटा के लिख देता हूं वर्क इनपुट। क्लियर हो गया? तो इनपुट ऑफ ए मशीन समझ में आया होगा कि मशीन पर हम जो काम करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑफ ए मशीन। उसी तरह क्या होता है? आउटपुट ऑफ मशीन, मशीन जो काम करके हमको देगा दैट इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ ए मशीन। तो चलिए पांचवा आ जाएंगे और यहां पढ़ेंगे आउटपुट ऑफ ए मशीन। ठीक है, आउटपुट ऑफ ए मशीन। तो आप ध्यान देंगे क्या कहेगा? आउटपुट ऑफ ए मशीन इज
defined as the actual work, actual useful work लिख दीजिए, actual useful work done by the machine। रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है? आउटपुट ऑफ ए मशीन के बारे में बता रहा है कि आउटपुट ऑफ ए मशीन इज डिफाइंड एज द एक्चुअल यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन। क्या कहा कि मशीन अगर कोई काम करके आपको दे रहा है तो उसको आउटपुट ऑफ ए मशीन कहेंगे। मशीन पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीन तो ऑटोमेटिकली चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसको इनपुट देना होगा। जैसे अगर हम ये स्क्रू जैक ले लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो स्क्रू जैक है इस पर हमको इनपुट देना पड़ा। ये देखिए, हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर अपना फोर्स लगा रहे हैं और इसको रोटेट करा रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? लोड को ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहा है, तो ये इसका आउटपुट होगा। यहां से आपको, हम जो मशीन पर काम कर रहे हैं, इनपुट ऑफ ए मशीन। मशीन क्या कर रहा है? गाड़ी को ऊपर उठा रहा है, आउटपुट ऑफ ए मशीन। आई थिंक क्लियर हो होगा। और लास्ट और आखिरी हम लोग 6 पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। इफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। और होता क्या है, तो आप हमेशा याद रखेंगे, इफिशिएंसी हमेशा को जो रहेगा वो रहेगा आउटपुट बटे इनपुट। अगर गलती से मान लीजिए भूल जाते हैं तो याद रखना है आपको एग्जाम देना है, और जब भी एग्जाम देते हैं तो जो नंबर रहता है वो नीचे लिखाता है। 100 नंबर का एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। अगर आप मैकेनिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो हमको तो मालूम है कि मैकेनिक्स का एग्जाम दीजिएगा तो आपको सबसे ज्यादा नंबर आएगा, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो हम यहाँ पर आउटपुट मान लेते हैं 90 आए। तो एग्जाम आप दे रहे हो तो उसका फुल मार्क्स क्या होगा? इनपुट। कहां लिखना है? नीचे। जो आएगा उसको क्या कहेंगे? आउटपुट। क्लियर है? तो आपको याद होगा, आपसे पूछते हैं कि आप कितना परसेंटेज लाए, तो क्या कहना है कि इफिशिएंसी ऑफ मशीन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको हमेशा क्या में करना है? परसेंटेज में दर्शाना। ठीक है, तो वहां 100 गुना कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहां से क्या है, इफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होगा? तो हम कहेंगे कि इट इज डिफाइंड एज the ratio between output of a machine to the input of a machine। क्लियर हो गया? तो यहाँ इफिशिएंसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो इफिशिएंसी बराबर आउटपुट ऑफ ए मशीन बाय इनपुट ऑफ ए मशीन। और इसको क्या करें बाबू, एकदम याद रखना है, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन क्या चीज में दर्शाएंगे? परसेंटेज। और जिस मशीन का इफिशिएंसी ज्यादा होगा, याद रखना है वो मशीन ज्यादा अच्छा होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। तब तक आप मन लगा के खूब पढ़िए, सारे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरा मेहनत कर रहे हैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि आप पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।